मैं यहाँ पर मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। सारे पार्टिसिपेंट्स से बस यही निवेदन है कि हमारे साथ आज जो प्रभात सर सरकार सर हैं जो कि सेबी के साथ एसोसिएटेड हैं और आज के हमारे इस वेबिनार के स्पीकर हैं, वो कुछ ही मिनटों में हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो हमारे साथ बने रहें। हम 2:30 को एक बारी फिर से एक बारी नोटिफिकेशन देते हैं और 5 मिनट फिर से वेट करते हैं ताकि और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाए।
एक बार फिर से मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर आज के हमारे वेबिनार में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ पल्लव सरकार सर, जो कि सेबी में एसोसिएट है, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं। तो मैं सारे अपने पार्टिसिपेंट्स से निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ बने रहें, और हम कुछ ही देर में आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू कर देंगे। शायद कुछ टेक्निकल कारण की वजह से आज फिलहाल सर हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे। तो तब तक हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए जो आज का हमारा जो सेशन है, मेनली जो कमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर है, उसे शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने सारे पार्टिसिपेंट से इंटरेक्टिव वे में बात करना चाहूँगा। अगर सभी को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो एक बार ही चैट बॉक्स में या फिर अपने आप को अनम्यूट करके अगर मुझसे कुछ आप बोल पाए, मुझे रिस्पॉन्ड दे पाए। जी, जी, धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत है। मैं यहाँ पर एनसीडीएस के लिए बिजनेस डेवलपमेंट टीम में काम करता हूँ, और बेसिकली एमपी का रीजन संभालता हूँ। अ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एनसीडीएक्स के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज इन एग्री डेरिवेटिव्स मार्केट, जहाँ पर आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है इस पूरे सेशन का, वो सेक्टोरल इंडाइसेस है। बेसिकली इट इज कम अंडर द हेड ऑफ कमोडिटी इंडाइसेस। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेबी ने 2019 में जो इंडाइसेस है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट में, जैसे फ्यूचर्स ऑप्शन रहते हैं, उसे भी परमिट किया गया है। तो उसी को ध्यान में देखते हुए और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ग्वार
कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें ग्वार सीड और ग्वार गम आता है, उसका एक सेक्टोरल इंडाइसेस बनाया है। इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देना चाहूँगा। यदि कोई भी आपको सेशन के दौरान कोई भी प्रश्न आता है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर जो है सेशन के अंत में आप हमसे जो आपके राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको चैट बॉक्स है वहाँ पर भी आप हमें लिख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप निफ्टी 50 देखते हैं या फिर बैंक निफ्टी या ऐसे इंडेक्स देखते हैं, तो वो एक कंपाउंड होता है। तो उसी तरीके का सेक्टोरल इंडेक्स ग्वार सीड और ग्वार गम को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसके लिए मैंने एक छोटी सी पीपीटी प्रेजेंट की है, जो आई होप सभी को दिख रही है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ग्वार सीड और ग्वार गम का। ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही इंडस्ट्रियल बेस्ड एग्री कमोडिटी है, जिसका डोमेस्टिक में भी काफ़ी यूज़ होता है, और एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें, जो माइनिंग या फिर जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन में उसका ज़्यादा गम का जो है वो उपयोग होता है। तो अगर हम ग्वार सीड की बात करें और इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें, तो इंडिया जो है वो 80% वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है ग्वार सीड के मामले में। और उसी में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान जो एक मेजर स्टेट है, वो कंट्रीब्यूट करता है 70 to 80% इंडिया में। वही अगर मैं ग्वार गम की बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एग्री एक्सपोर्ट कमोडिटी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से ये जो ग्वार गम जो कमोडिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ इन दोनों कमोडिटीज में ग्वार सीड और ग्वारगम, जो कि ग्वारगम डेरिवेटिव है सीड का, काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ जो तीसरा टूल है ग्वारेक्स, जो कि एक इंडेक्स है, वो एनसीडीएक्स ने शुरू कर दिया है। मैं 1 मिनट आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं अपने सारे दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा। कुछ टेक्निकल कारण के वजह से जो पल्लव सर हैं वो हमारे साथ अभी कुछ ही मिनटों में जुड़ पाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसके लिए मैं उनके एंड से माफ़ी चाहूँगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था आप सभी लोगों से, बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट की भी और ट्रेडिंग की भी काफ़ी सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँगा कि ये हमारा बेसिकली इंडेक्स जो है वो किस तरीके का है और किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्रोडक्शन जो वेट है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब प्रोडक्शन वेट क्या है, ग्वार सीड ये जो कमोडिटी है उसका उत्पादन का का वेटेज इसमें कितना है। तो बेसिकली इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन की पर्टिकुलर ईयर में इसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, देन प्रोडक्शन जो है सारी जो टोटल प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो आप देखेंगे जैसे ग्वारेक्स में सीड और गम का है, तो यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर में सीड और गम दोनों का पूरा प्रोडक्शन लेंगे। अब हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ये कैसे निकालते हैं कि एवरेज प्राइस जो है कमोडिटी और 5 साल का जो प्रोडक्शन है उसका हम मल्टीप्लायर लेके एक समेशन फाइंड आउट करते हैं, जहां पर उसका प्रोडक्शन वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब क्योंकि एक प्रोडक्ट होने के कारण इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी भी इनिशियली इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसमें लिक्विडिटी वेटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं उसका भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगा। कि जो ट्रेडेड वैल्यू होती है एक साल के अंदर में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ट्रेडेड वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू होती है जहाँ पर वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या है, कितना उसका व्यापार हुआ है, तो वो ट्रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटी इन द इंडेक्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें ग्वार सीड और ग्वार गम है, तो दोनों का मिला के कितना व्यापार हुआ है एनसीडीएक्स की प्लेटफॉर्म पर वो इसमें मेजर किया जाता है। अब जो कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज इसमें किस तरीके से क्या कैलकुलेट किया जाता है, अब ये कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज बेसिकली है क्या। तो जैसा कि इसमें ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों कमोडिटीज हैं,
तो दोनों कमोडिटीज का परसेंटेज क्या रहेगा इस इंडेक्स में, वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि मैंने अपनी दोनों पिछली स्लाइड्स में बताया कि कमोडिटी लिक्विडिटी परसेंटेज और कमोडिटी प्रोडक्शन परसेंटेज, इन दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एडिशन निकल के आता है वो कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज होता है ग्वार सीड और ग्वार गम का। अब ये जो इंडेक्स है ये किसी एक कमोडिटी की तरफ ज्यादा ही अट्रैक्टेड ना हो या फिर ये अनबैलेंस्ड ना हो, इसलिए इसमें कैप और फ्लोर भी रखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि इसमें जो है पर्टिकुलरली 70% जो है वो कैप रखा जाता है और 30% जो है फ्लोर का इंडिविजुअल कमोडिटी वाइज, या फिर अगर आप ग्वार सीड देख ले या ग्वार गम देख ले तो 70 और 30 के बीच में ही इसका रेशो हमेशा आपको मिलेगा ग्वार एक्स में। अब जान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इसका पर्टिकुलर परसेंटेज क्या है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ग्वार सीड का जो इसमें परसेंटेज है इस पूरे इंडेक्स में, जहाँ पे आज का जो सेशन का जो टाइटल है, हम हमारा ग्वारेक्स के ऊपर मेनली हम फोकस कर रहे हैं इसमें। तो ग्वार सीड इसमें जो आप देख रहे हैं वो 63% में है और ग्वार गम जो है वो 37% में है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं कि जो हमारा एग्रीडेक्स है, जो कि एक 10 हाईली लिक्विड कमोडिटीज का जो एक इंडेक्स है, सेक्टोरल इंडेक्सेस है, उसमें क्या अंतर है और कैसे इस अंतर को हम ग्रैप कर सकते हैं। तो एग्रीडेक्स जो है वो रिटर्न बेस्ड कमोडिटी है कि पर्टिकुलर किस किस कमोडिटी से कितना रिटर्न आता है, तो उस बेसिस पे वो इंडेक्स डिराइव्ड है। जहाँ पर एग्रीडेक्स में 10 कमोडिटीज हैं, वहीं पर ग्वारेक्स जो कि ग्वार सीड और ग्वार गम का इंडेक्स है वो प्राइस्ड बेस्ड इंडेक्स है। और ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए गुआर कॉम्प्लेक्स पूरे पूरे सेक्टर में। मंथली इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। अब आप अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन या फिर आप कुछ भी यूज़ करते हैं जैसे investing.com या फिर एनसीडीएस का एनचार्ट भी अगर आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको 3 मंथली सीरीज देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो अवेलेबल सीरीज है वो जैन, फेब और मार्च, ये 3 सीरीज हैं जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। अगर आप ग्वार सीड और ग्वार गम या फिर पूरे ग्वार कॉम्प्लेक्स में अपना एक ध्यान रखते हैं या इसको स्टडी करते हैं, तो ग्वारेक्स ये जो इंडेक्स है ये एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी ट्रेडर के लिए या अपॉर्चुनिस्ट के लिए कि वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है अपने सूझबूझ से या फिर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इसमें ट्रेड कर पाए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इसका क्वांटिटी मल्टीप्लायर जो है वो समझाना चाहूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि एक फॉर्मूला है जिससे हमने इसका जो है क्वांटिटी मल्टीप्लायर निकालने की कोशिश की है मार्केट को एक बेहतर सेंस देने के लिए और ईज ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग, कि अगर हमें ग्वार सीड, ग्वार गम और ग्वार एक्स में वैल्यू न्यूट्रल हेज रेशो बनाना है तो हम वो किस तरीके से बना पाए। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ग्वार सीड और ग्वार गम, इसमें जो इंडेक्स का परसेंटेज है इस ग्वार एक्स में, तो 63% मोटा मोटी अगर हम मान ले तो सीड का है, 36% गम का है। और हम इसको अगर क्वांटिटी टर्म्स में डिराइव करते हैं और वो भी लॉट्स में अगर हम इसे सोचने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप ग्वार सीड के 7 लॉट और ग्वार गम के जो है 3 लॉट बाय या फिर सेल करते हैं, तो उसी की कॉन्ट्रास्ट पोजीशन आप 5 लॉट में ग्वार एक्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन भी निकाल के देखते हैं, जैसे ग्वार फीड और ग्वार गन का जो हमारा एक लॉट है उसमें 5 मेट्रिक टन है और ग्वार एक्स जो हमारा इंडेक्स है उसमें 100 यूनिट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं 63 और 36% है। और इसको हम अगर क्वालिटी क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स में देखते हैं तो 7-3-5 का रेशो निकल के आता है। 7 लॉट सीड के, 3 लॉट गम के और 5 लॉट कॉन्ट्रास्ट में जो है आप ग्वारेक्स के कभी भी अपने आप को हेज करके इसमें काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जो ग्वारेक्स है उसका वॉलेटिलिटी क्या रही है और उसका परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा सा हम यहाँ पे रिलेशन देखना चाहेंगे रिटर्न्स के साथ भी, कि अप्रैल 2018 से जैन 2001 तक इसका क्या रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं एक एक परफेक्ट उसने रिटर्न भी दिया है, साथ ही साथ वॉलेटिलिटी भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें एक जेन्युइन वॉलेटिलिटी है जो कि अपॉर्चुनिटी
को मार्केट में हमेशा लेके आने के लिए वोलेटिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, और वोलेटिलिटी हमें ये भी समझाती है कि पर्टिकुलरली किस टाइप का प्राइस फ्लक्चुएशन और प्राइस वेरिएशन इसमें हो रहा है, कि जैसे जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटीज। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2018 से जैन 2021 तक इसमें डिसेंट वोलेटिलिटी रही है। हमेशा ये आप देखेंगे कि 15 to 35% की इसमें वोलेटिलिटी मैक्स टू मैक्स रही है। तो ये वोलेटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट के लिए अच्छी होती है कि आप एंट्री और एग्जिट दोनों ले पाए, साथ ही साथ जो इसमें बड़े छोटे दोनों जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप यहाँ पर ग्रैब कर पाए। अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि ये जो ग्वारेक्स जो हम आज जो हमारा विषय है आज हमारे वेबिनार का, तो पर्टिकुलरली उसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन कैसे हैं। तो आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन या फिर investing.com या फिर कोई भी जहां पर आपको स्क्रीन दिखाई देती है या एनचार्ट भी देखेंगे, तो आप उसमें फ्यूचर इंडेक्स ये जो ऑप्शन आता है उसमें क्लिक करके एनसीडीएक्स का ग्वारेक्स इसे लगा सकते हैं, और तीन सीरीज या फिर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स नियर मिड और फार, अगर मैं अभी फिलहाल टर्म्स में बात करूँ तो जनवरी फेब और मार्च, ये तीन सीरीजेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ग्वारेक्स में जो टिक साइज है वो 1 रुपए है। अब टिक साइज क्या है? टिक साइज बेसिकली है कि आप 1 रुपए के अंतर से कोट्स और बिट्स जो है वो अपनी लगा सकते हैं, ऊपर में या नीचे दोनों साइड में। मान लीजिए कि अगर 5000 कुछ प्राइसिंग निकल के आ रही है, उसकी जो स्पॉट वैल्यू है वो अगर 5000 निकल के आ रही है, तो आप 5001, 5002 या फिर 4999 या 4998 ऐसे भी कोड्स उसमें प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें यूनिट ऑफ ट्रेडिंग कितने यूनिट्स है? एक यूनिट में सॉरी एक लॉट में 100 यूनिट है। तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके ट्रेडिंग आवर्स जो है वो 9 to 5 है रेगुलरली। अब इस इंडेक्स का सेटलमेंट का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली समझाना चाहूंगा। ये जो इंडेक्स है ये 30th ऑफ द एवरी मंथ एक्सपायर होता है। तो इसका जो भाव है वो सेटलमेंट किस रेट पे होगा? तो इंडेक्स के जो अंडरलाइन है वो फ्यूचर्स के 4 से 5 बजे तक का जितना भी उसमें ट्रेड होगा उसका वीवैप लिया जाएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ली जाएगी, उससे आपकी जो है वो फाइनल सेटलमेंट होगा। जैसा कि एक्सपायरी डेट मैंने आपको बताई है कि लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है, और इसमें जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस भी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें थोड़ा मार्जिन देख लेते हैं कि मार्जिन इसमें कितना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कि अगर आप ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों के अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं तो जहाँ पे आपको 25 से 30% तक का मार्जिन देना पड़ता है, वहीं इस इंडेक्स में जहाँ पर आपको ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों का जो प्राइस मूवमेंट है वो कैप्चर होता है, यहाँ पर मार्जिन जो है वो काफी कम है, 10% ही मार्जिन है। और रुपए के ऊपर 100 रुपए की हार जीत है। जहां पर ग्वार सीड और ग्वार गम की अगर हम बात करें तो रुपए के ऊपर बस मात्र 50 रुपए की हार जीत है। तो इस टर्म में भी जो है, जो चर्निंग या फिर जॉबिंग में थोड़ा सा अपना ध्यान ज्यादा रखते हैं, उन्हें भी कम मार्जिन में इसमें जो है इसमें आप पूरी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ पॉइंट बताना चाहूंगा कि क्यों हम सेक्टोरल इंडाइसेस में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये जो है आपका मार्जिन कम लगता है इसलिए आपकी लेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व रहती है, वही ये प्रोडक्ट कैश सेटल्ड है। मेजर इसका पॉइंट ये है कि ये कैश सेटल्ड है। कई लोग जो है एग्री कमोडिटीज में या फिर कुछ कुछ विशेष लोग जो है इसके मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, तो फिजिकली या फिर डिलीवरी बेस्ड काम नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए ये कैश सेटल बहुत ही उपयुक्त प्रोडक्ट है जो कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैंने फिर से कहा कि इसमें लोअर मार्जिन है, और बाकी असेट क्लासेस के साथ इसका कोरिलेशन काफ़ी कम है, जो कि हम हमारे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो असेट क्लासेस के साथ अगर आपका कोरिलेशन कम है तो इसका मतलब जो आपका रिस्क है, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, वो आप डाइवर्सिफाई करते हैं एग्री पोर्टफोलियो में भी, और उसमें भी अगर आप ग्वारिक्स अपने पोर्टफोलियो में लेके आते हैं तो आपका मिनिमल रिस्क जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और ग्वार कॉम्प्लेक्स जो भी ग्वार सीड में ध्यान रखते हैं या फिर ग्वार गम में ध्यान रखते हैं, या इसके जो जुड़े हुए वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जो है एक डायरेक्शनल इंडिकेटर के रूप में पर्टिकुलरली इस सेक्टोरल इंडाइसेस के साथ ग्वारेक्स के साथ भी
ग्वार सीड ग्वार गम को हेज करके इसमें एक डायरेक्शनल या फिर नॉन डायरेक्शनल व्यू ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है अपने सारे पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहूँगा। थोड़े से और इसके जो है इसके बेनिफिट्स है। ये इजी टू ट्रेड है क्योंकि इसमें कैश सेटल्ड है, मार्जिन कम है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। इसमें आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी फिलहाल नहीं लगती है। और आर्बिट्राज बेस्ड जो ट्रेड करते हैं कि मान लीजिए आपने ग्वार सीड खरीद ली है या फिर ग्वार गम खरीद लिया है या बेच दिया है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में आप हमेशा ग्वारेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। या फिर ग्वारेक्स के भाव अगर आपको ऊपर लग रहे हैं और ग्वार सीड और ग्वार गम के कम लग रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसे आर्बिट्राज ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तीन सीरीज हैं, जनवरी फेब और मार्च, तो इसमें आप कैलेंडर स्प्रेड भी कर सकते हैं। कई लोग स्प्रेड ट्रेडिंग का करते हैं जहां पर 2 महीनों के भाव के अंतर का जो डिफरेंस है उसके ऊपर एनकैश करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि जनवरी में पर्टिकुलर प्राइस आ रही है और और फरवरी में एक पर्टिकुलर प्राइस आ रही है जिसका डिफरेंस मान लीजिए 100 रुपये है। और आपको ये लगता है कि इसके ये जो डिफरेंस है वो और इंक्रीज हो सकता है, तो आप हमेशा बाई स्प्रेड ये जो टेक्निक है उसको आप यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आप स्प्रेड ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हैं इसमें। सेबी ने एक और परमिशन दी है जहां पर आप कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर और अंडरलाइन में पोजीशंस लेते हैं कॉन्ट्रास्ट। मतलब अगर आप हेजिंग करते हैं तो उसमें जो है आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है, जो जो जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और बहुत ही जल्द आपको मार्केट में इसका सर्कुलर भी देखने को मिल जाएगा एनसीडीएक्स के तौर पे कि अगर आप दोनों में कॉन्ट्रास्ट पोजीशन लेके हेज करते हैं तो आपको वहाँ पर मार्जिन बेनिफिट भी जो है वो मिल पाएगा। थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स है जो कि मैं मेरे सारे पार्टिसिपेंट से पूछना चाहता हूँ कि ताकि ये बस एक मिनिमल क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आए या फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आए कि आपको क्या इस पूरे पीपीटी में क्या समझ में आया है। या फिर आप हमारे से कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो वो भी हमारे आप हमसे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर अपने वेबिनार के अंत में जो है अपने चैट बॉक्स में हमें लिख करके भेज सकते हैं। बस इतना निवेदन है कि थोड़ा सा जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सोमनाथ जी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। 70% जो है ग्वारफीड का इसमें परसेंटेज है ग्वारेक्स में। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मिनिमल क्वेश्चन है, विच इज द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ग्वार इन इंडिया। तो महाराष्ट्र, मध्य राजस्थान। प्रदेश, गुजरात, जी जी करेक्ट। ये एक तीसरा क्वेश्चन है कि वैल्यू न्यूट्रल हेज रेशो अगर हम ग्वार एक्स और ग्वार कॉम्प्लेक्स में बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप पूरा सेशन जो है वो अगर सुन रहे होंगे ध्यान से तो एक स्लाइड में भी इसका जिक्र आता है जहाँ पर आप पर्टिकुलरली ग्वार फीड और ग्वार गम और ग्वार एक्स जो इंडेक्स है इसके कितने कितने लॉट्स लेकर आप एक वैल्यू न्यूट्रल हेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जी, जी थर्ड सोमनाथ जी ने फिर से इसका सही आंसर दिया है 735। मतलब आपको 7 लॉट सीड के 3 लॉट गम के अगर आप बाय या सेल करते हैं तो उसी का जो है आप कॉन्ट्रास्ट पोजीशन गोरेक्स में ले सकते हैं ताकि आप वैल्यू न्यूट्रल हेज कर पाएं। बस लास्ट के दो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन गोरेक्स 1 लॉट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आ, एक 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 गोरेक्स के लॉट में कितने यूनिट्स हैं। चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। जी फिर से एक आंसर है, करेक्ट आंसर है, इसमें 100 यूनिट्स हैं। तो अगर आप एनसीडीएस की वेबसाइट पर भी जाते हैं जहाँ पर इंडेक्स में ग्वारेक्स ये जो इंडेक्स है वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है, तो आप उसमें भी ये चीज़ रेक्टिफाई कर सकते हैं और जो आपके बहुत सारे डाउट हैं वो भी वहाँ से क्लियर हो सकते हैं। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई गेस अगर आप इस पूरे मार्केट को फॉलो करते हैं तो अगर आप वैल्यू न्यूट्रल हेज करना चाहते हैं ग्वार एक्स ग्वार ग्वार कॉम्प्लेक्स में तो आप किस तरीके से कर सकते हैं।
मतलब आपको दो अलग अलग पोजीशन लेनी होंगी या दो सिमिलर पोजीशन लेनी होंगी। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन देख पा रहे हैं, बाय इन ग्वारेक्स, मतलब ग्वारेक्स में खरीद के, सेल इन ग्वारेक्स एंड सेल इन ग्वारगम, या फिर सेल इन ग्वारेक्स एंड बाय इन ग्वार सीड एंड ग्वारगम। जो थर्ड ऑप्शन है, बाय इन ग्वार सीड एंड ग्वारगम या बाय इन ग्वारेक्स, मतलब दोनों में खरीदी करनी है। या फिर जो चौथा ऑप्शन है, नहीं सोमनाथ जी, इसका इसका थोड़ा सा मैं आपको, शायद इसमें कुछ दिक्कत आई है, तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप वैल्यू न्यूट्रल हेज करते हैं, तो हेज का मतलब होता है कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। जहां पर आप जो है, अगर ग्वार सीड या ग्वार गम में कोई एक पोजीशन लेते हैं, मान लीजिए आपने बाय लिया है, तो आप ग्वार एक्स में हमेशा सेल पोजीशन लेंगे, ताकि आपका जो हेजिंग है वो वैल्यू न्यूट्रल हो। मतलब जितनी कॉस्टिंग आपको सीड और गम में खरीदने में लग रही है, उतनी ही कॉस्टिंग आपको जो है ग्वार एक्स में बेचने में लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है, कि ग्वार सीड और ग्वार गम में अगर आप प्लस या माइनस करते हैं, तो आपको ग्वार एक्स में उसके कॉन्ट्रास्ट में माइनस या प्लस रिस्पेक्टिवली करना होगा। लेकिन अब कुछ उसमें क्या होने में। होगा अगर, एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ उसके बारे में ही। जी अगर जी मेरे जी। पास है नहीं तो मैं सेल कहाँ से करूंगा? सर आप आप हमेशा मैं देखिए, जो आपने कहा है कि अगर आपके पास है नहीं, अगर आपके फिजिकल में आपके पास नहीं भी है, और यदि आपका हम्म, एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट के प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में मूव करेंगे, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप ग्वार सीड भी सेल कर सकते हैं, ग्वार एक्स भी सेल कर सकते हैं, और ग्वार गम भी लेकिन सेल सर कर सर सकते एक चीज सर एक चीज सर, इसमें एक चीज प्रॉब्लम हो सकता है जिसको क्या बोलते हैं, इधर टेक्निकल टर्म मेरे को तो याद नहीं है। मान लीजिए हैं। जी वो सेल में अगर कोई जी। बंदा उसका फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हैं तो मैं फंस जाऊंगा ना? नहीं नहीं सर, आप कभी भी, सर का मतलब ये होता है कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। अगर आपको डिलीवरी लेनी है, तो एट एनी गिवन हम्म पॉइंट ऑफ टाइम सर, आप जो हमारा इंडेक्स है वो हम्म स्क्वायर ऑफ करके अपनी ग्वार सीड या ग्वारगम दोनों अंडरलाइन की पोजीशन आप मेंटेन रख सकते हैं, डिलीवरी इंटेंशन मार्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आता है बीच? आप अगर ग्वार सीड और ग्वार गम में कोई पोजीशन लेते हैं, और मान लीजिए हम्म आपके साथ जो है मार्केट का मूवमेंट जो है वो अपोजिट साइड में होता है, आपके अनुरूप नहीं होता है, तो आपके पास बचने के लिए ऑप्शन क्या है? या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या? कोई नहीं सुन पा रहा है? कौन से लॉक कर रखी मैंने। हेलो नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। सर, आवाज नहीं आ रही है सर। कोई नहीं सुन पा रहा आवाज नहीं आ रही है और स्क्रीन भी नहीं दिख रहे हैं। स्क्रीन भी नहीं है। दिख रहा, राइट विजिबल राइट, नहीं हाँ है सर। सही बात है, सही बात है। हम मुझे मुझे लगा कि मेरा ही पीसी में हो नहीं पा रहा है। ठीक है। सुनील वो बोल रहा है साहब। हाँ सर, अब क्लियर आ रही है आवाज। शायद होस्ट जो है मार्केटिंग जिसका नाम है, उनसे शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच आया है। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। मैं सेबी से बात कर रहा हूँ। आई एम आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। आई थिंक पुनीत जी का शायद कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। हेलो, कैन एनीबॉडी हियर मी? एम आई ऑडिबल? यस यस हाँ, ये सर आ रही है आपकी यस आवाज। यस। हाँ, मुझे लगता है कि पुनीत जी का जो जो एनसीडीएस को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, शायद पुनीत जी हाँ, अभी हाँ, शायद उनका स्क्रीन आ अभी रहा है फिर आया। से। अभी आ गया। अभी आया फिर से। ओके अभी ओके आ ओके। गए। जी 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 सर, तो आगे। माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण मैं आपसे थोड़ा सा ये हो गया था। लेकिन जो मैं बात बोल रहा था सर,
हेज का कंसेप्ट वहां आता है कि मान लीजिए आपका मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस रिस्क से आप कैसे बच सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप अपने जो नेकेड पोजीशन है उसको कितने परसेंटेज में या फिर कितने मेट्रिक टन में हेज करते हैं, मतलब उसके अपोजिट पोजीशन क्रिएट करके कि आप दोनों साइड से आप सेफ गार्ड है। तो इसीलिए सर जो है ग्वारेक्स, ग्वार सीड और ग्वार गम, ये तीनों जो वैरायटीज अवेलेबल है। अब ग्वारिक्स जो है उसमें ग्वार सीड और ग्वार गम है, और आपके पास अगर ग्वार सीड और ग्वार गम से ही इसके जो वैल्यू है वो डिराइव होती है, तो आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिसकी वैल्यू सिमिलर है। तो आप दोनों प्रोडक्ट्स में कॉन्ट्रास्ट पोजीशन लेके दोनों तरफ की मूवमेंट से बच सकते हैं सर। और जहां पे आपको लगे कि आपका मूवमेंट सही जा रहा है, या फिर आप मान लीजिए डिलीवरी बेस्ड भी काम करना चाहते हैं, तो जैसा कि ग्वारिक्स जो है वो एक कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है। तो आप वहां पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके इंटेंशन जो है डिलीवरी का वो मार्क करके सीड या गम, तो दोनों की डिलीवरी आप ले सकते राइट, नेकेड, हाँ, नेकेड जो पोजीशन, हाँ, वो जो मैं यही टेक्निकल टर्म में बोलना चाहता था, हाँ, वो हैं। नेकेड पोजीशन इसमें वेव ऑफ हो सकता है, राइट ना। जी जी जी, लेकिन लेकिन सर जो है आपके पास कभी भी ऑप्शन है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं सारे मेरे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ग्वारेक्स ये जो इंडेक्स है सर, इसमें हमने लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम जो है वो शुरू कर दी है, जहां पर मार्केट मेकर अपॉइंट किया जाता है एनसीडीएक्स की तरफ से, जहां पर वो आपको बाय और सेल दोनों साइड में जो है वो कोड्स अवेलेबल करके देता है। तो आप अगर बुक को देखेंगे तो एंट्री एग्जिट की जो लिक्विडिटी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न रहता है काफी ट्रेडरों का, वो इसमें अभी पूरे तरीके से नील हो गया है। और जो भी आप पोजीशंस लेना चाहें वो ले सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आप उसमें से एग्जिट भी हो सकते हैं अपने कोड्स लगाकर। तो इस तरीके से हम जो है वो मार्केट को डेवलप करने के लिए, और ग्वार सीड और ग्वार गम ये जो प्रोस्पेक्टिव कमोडिटीज हैं, इसमें कैसे आप अपॉर्चुनिटी निकाल कर अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर अपॉर्चुनिटी है वो कैसे ग्रैब कर सकते हैं, वो थोड़ा उसको इंक्रीमेंट करने की एनसीडीएक्स हमेशा कोशिश करता रहता है। सर अगर कोई सर किसी के मेरा और। एक सवाल है सर। जी 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 सर जी सर। मेरा एक सवाल है। अभी ये जो आप लोग एनसीडेक्स में ये सब कर रहे हैं, इसको बहुत सारे लोगों के अंदर जाने के लिए मुझे लगता है कि आपका जो लॉट साइज है, वो लॉट साइज को थोड़ा छोटा नहीं कर सकते क्या? सर देखिए, एक मिनिमल जो है वो लॉट साइज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आपकी बात सच है सर, क्योंकि आप बाकी एक्सचेंजेस को भी अगर आप देखते हैं, जैसे गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स के पास, या फिर अलग अलग जो भी कमोडिटीज है, तो वो जो कमोडिटीज है सर, वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है। और जो एग्रीडेक्स कमोडिटीज प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, वो एसेंशियल कमोडिटीज भी मानी जा सकती हैं सर, एक 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 रूप में, जहां पर आप देख देख सकते हैं कि सोयाबीन, सोया ऑयल या फिर ग्वार सीड, ग्वार गम जो है वो काफी ज्यादा एक एक डोमेस्टिक पीपल के ऊपर भी इम्पोर्टेंट डालती हैं। और इसका जो है डिलीवरी बेस्ड काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो स्पॉट डेवलपमेंट जो होता है, स्पॉट मार्केट को कैसे किस तरीके से अलाइन करके डेरिवेटिव मार्केट के साथ उसका डेवलपमेंट किया जाए। तो इसी भी दृष्टिकोण से एक पर्टिकुलर स्पॉट जो है, एक पर्टिकुलर लॉट जो है उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सर। लेकिन सर इसमें सर 60,000 70,000 मेरे को मार्जिन रखना पड़ेगा, तो मैं बाकी चीज जगह में कहाँ क्या ट्रेड करूँ? सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर, जैसे आपको, लेकिन सर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 11% का ही मार्जिन है। अगर हम स्पेसिफिकली बोलूँ मैं तो ग्वारेक्स में, तो जहाँ पर आप अंडरलाइन में 25 से 30% मार्जिन दे रहे हैं, ग्वार सीड या गम की भी अगर मैं बात कर लूँ, तो आपके पास तो हमेशा सर ग्वारेक्स जो है एक बेटर ऑप्शन है सर। Right, but I have to keep the 60,000 amount with the commodity exchange, na? या सर 60,000 श्योरली। rupees I have, yes, yes. So if I trade in three types, suppose cotton, coarseed, and soybean, I have to keep at least 2 lakh rupees. सर दैट इज बेसिकली You टू got my point. सेफगार्ड योर रिस्क एज वेल। Yes. बिकॉज मान लीजिए कि कभी आपका जो है वो M2M में लॉस होता गया, क्योंकि आप नेकेड पोजीशन क्रिएट Hmm. कर रहे हैं सर। और हेजिंग इसलिए Hmm. इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर आप हेज नहीं करते हैं तो Hmm. आपको लॉस होता है, जो कि आपको M2M में रिफ्लेक्ट होता है।
और वो अगर दिन प्रतिदिन आपका डिप्लीट होता जाता है, अगर आपका M2M में आपका जो मार्जिन है वो कम होते जाता है, तो सर ये जो बड़ा ये जो इंक्रीज या फिर आप जो मार्जिन कह रहे हैं वो एक इनिशियल मार्जिन होता है, जहां पर इतना मार्जिन रखकर आप देख लीजिए कि अगर आप स्पॉट में कोई कोई सौदा करते हैं तो आपको कैश इन हैंड 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए जो भी उसको पर्टिकुलर लॉट की कीमत होगी वो इन हैंड दे देनी होती है, राइट सर। राइट, राइट। इसीलिए सर ये थैंक यू। मार्जिन जो लोगों में एक भ्रांति है कि हाई है, अगर आप स्पॉट से देखेंगे तो हमेशा कम रहते हैं। और दूसरी चीज, आप एक छोटे से अमाउंट में सर उतने बड़े लॉट का जो है आप जो है ट्रेड राइट, कर पा रहे हैं। आई होप सर मैंने आपके राइट, राइट। सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। यस, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। जी 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 सर। तो अगर किसी और मेरे पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा सा मैं सभी की तरफ से जो गाइडलाइंस दी जाती है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को वो यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि इन्वेस्टर्स गाइडलाइन सेबी के तौर पे सेबी की तरफ से और एक्सचेंज भी हमेशा इसको प्रमोट करता है कि आप सेबी और एक्सचेंज के सर्कुलर हमेशा पढ़ते रहें, डब्बा ट्रेडिंग ना करें, एक एक पर्टिकुलर जो डेजिग्नेटेड एक्सचेंज है उसी के साथ आप ट्रेड करें, अपना केवाईसी और यूसीसी कोड जो है वो हमेशा ले और बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट को हमेशा आप ध्यान से पढ़ें, जिसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जैसे मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल जो है वो सारा आप हमेशा चेक करें। ट्रेड जेन्युइननेस चेक करने के लिए आप हमारे एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर ट्रेड जेन्युइननेस का जो टैब है उसमें आप कभी भी क्लिक करके अपनी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ask@ncdex पे हमें पूछ सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड M2M है या फिर मार्जिन है उसका जो ऑब्लिगेशन है वो आप हमेशा टाइमली उसको देखते रहें। और जैसा कि लास्ट पॉइंट है कि रिस्क एसोसिएटेड जो होता है वो डब्बा ट्रेडिंग में काफ़ी होता है, तो उससे आप हमेशा बचते रहें। हॉट रूमर्स या फिर ऐसे भी कई कॉल्स इस मार्केट में आते रहते हैं कि आपको पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको रिटर्न्स डेली बेसिस, मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस ऐसा कुछ मिलता रहेगा, तो आप उनसे थोड़ा सावधानी रखें। और साथ ही साथ जो अपने ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट्स हैं या फिर होल्डिंग है डिपॉजिटरी अकाउंट में आपकी कितने स्टॉक अवेलेबल है उसका भी आप हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहें। कभी भी आप अपने ब्रोकर को है जो चेक दें तो उसमें उसका नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मैच हो, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। अब डोंट्स जो है वो हमें वही ध्यान में रखना है कि आप जो हॉट टिप्स या फिर रूमर्स हैं उनसे थोड़ा हम बचे रहें, अपना एक एनालिसिस करें, उसको समझने की कोशिश करें कि पर्टिकुलरली जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से मूव होती है, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों एनालिसिस आप उसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और मार्केट में आप इंटरेक्टिव रहेंगे तो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बेसिकली मेरा जो है ये प्रेजेंटेशन इतना ही था। अगर किसी पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। टेक्निकल एरर के कारण जो है आज हमारे साथ सेबी से जो अ, अ, सरकार सर, पल्लव सरकार सर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। No, no, I am already here. I have ओके 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 joined ओके। subsequently. ज्वाइन Earlier, I ओ couldn't ओके join. सर। I joined श्योर। subsequently. तो सर आप जैसा कि मैं एक बारी ब्रीफ करना चाहूँगा मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को कि यहाँ पे हमारे साथ पल्लव सर जुड़ चुके हैं, तो उनका भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो कि वो हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और वो हमें गाइड करेंगे कि सेबी, कमोडिटी मार्केट और इन दोनों में का डायनामिक्स और कैसे इस पर्टिकुलरली कमोडिटी एग्री मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में किस तरीके के एवेन्यूज और क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो मैं डायस देना चाहूँगा पल्लव सर को। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, so uh, good afternoon all. Am I audible? मुझे सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। आप Yes, audible. Good afternoon. Yeah, good afternoon. अब ये है कि एक्चुअली मेरा जो प्लान था कि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा सब्सिक्वेंटली
जो एनसीडीएक्स रिप्रेजेंटेटिव है वो बाकी का जो डिटेल्स बताएंगे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन आई कुडंट जॉइन। सो प्राइमरली जो दो चार चीजें मैंने बाकी का प्रेजेंटेशन सुना, तो मोस्ट ऑफ द चीजें तो ऑलरेडी कवर हो गया है, सो बार बार मतलब रिपीट करने का कुछ मतलब नहीं है। तो दो चार चीजें मैं बस बताना चाहूंगा जो प्राइमरली इज ऑन सेबी। तो एज वी ऑल नो दैट जैसे सारे मार्केट रेगुलेटर्स है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आईआरडीए है, पेंशन फंड के लिए पीएफआरडीए है, ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट के लिए, आई मीन इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए सेबी है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो इससे पहले ये जो कमोडिटीज कमोडिटी डेरिवेटिव सेक्शन जो था, दैट वाज अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ आर्स्टाइल फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, जिसको हिंदी में वायदा बाजार आयोग बोलते थे, तो उसके अंडर में था। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम लोग हिस्ट्री की तरफ देखें तो कि ये कमोडिटी ट्रेडिंग ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। कॉटन बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ साथ स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी से। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे 1910 से 1930 तक धीरे धीरे कुछ और कमोडिटीज जैसे ऑयल सीड वगैरह, रॉ जूट वगैरह धीरे धीरे करके ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। और फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन आया 1953 में, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आया, उसके बाद फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन केम इनटू द पिक्चर इन 1953। उसके बाद 20th सेंचुरी में हम लोग कुछ समय तक हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ कम्युनिटीज पे बैन लगाया गया, और बट 2001 के बाद धीरे धीरे करके जो है मार्केट धीरे धीरे ओपन होने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धीरे धीरे करके मार्केट ओपन किया कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए। और 2003 में जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस है, जैसे आज हमारे साथ एनसीडीएक्स है, तो वैसे एनसीडीएक्स, एमसीएक्स वगैरह जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस है, ये सब प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गए 2003 से। और 2015 में जाके ये जो वायदा बाजार आयोग है वो सेबी के साथ मार्च हो गया। तो उसके बाद से सेबी है इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का रेगुलेटर है। तो अगर हम लोग अगर देखें कि सेबी का जो मोटो है, जो सेबी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, जो प्राइमरी मैंडेट है, वो क्या है? नंबर 1, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ये सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो आपको लगेगा कि भाई सिक्योरिटीज के बारे में बोल रहा हूँ, बट एक चीज आप बस ये ध्यान में रखें, ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी अभी आफ्टर 2015 कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटीज के अंडर में ही है अभी। तो सिक्योरिटीज का मतलब नॉट ओनली इक्विटीज, सिक्योरिटीज का मतलब अभी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें जो सेबी एक्ट में जो डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है 2015 के बाद, जब से फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन मार्ज हो गया है सेबी के साथ, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स आल्सो कम्स अंडर सिक्योरिटीज। तो इसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो दो तीन चीजें हैं, आप सब ऑलरेडी जो मार्केट में है उन सबको मालूम है, मैं फिर भी बस एक बार दोहराना चाहूंगा दो तीन चीजें। Commodity derivatives is also a financial instrument, just like any other or bond or stock. Commodity derivatives भी है एक जो है financial instrument है। Number 1 is that. Number 2 is that जो दो तीन मतलब लोगों में जो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, इसके लिए मैं फिर से और एक बार बताना चाहूंगा कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है, कमोडिटी ट्रेड नहीं होता है, कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। लोगों में ये है कि भाई ये तो कमोडिटी एक्सचेंज है, मतलब यहाँ पे कमोडिटी ट्रेड होता है। तो कमोडिटी ट्रेड होता है जो जो स्पॉट मार्केट से, जो जो फिजिकल मार्केट से, बट एक्सचेंजेस में जैसे एमसीएक्स या फिर एनसीडीएक्स, जहाँ पे इसमें कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होता है, जिसका एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। अगर आप आपके पोजीशन एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक ओपन रखते हो तो आपको डिलीवरी लेना या देना पड़ सकता है। अदरवाइज इफ यू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको जो है वो क्या सेटल हो जाएगा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेरी लेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्चुअली फिजिकली डिलीवर्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, मे बी 2% 3% कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसका एंड रिजल्ट जो है वो फिजिकल डिलीवरी में एंड होता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो अराउंड 91 कमोडिटीज जो है जो परमिटेड है, जो एक्सचेंज में
ट्रेड हो सकता है, उसमें अराउंड 40 कमोडिटीज एक्सचेंजेस में ट्रेड होता है। सो बाकी सारा चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इस सब में मैं और ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो दो तीन चीज मैं बताना चाहूंगा। इक्विटी मार्केट जो काफी आई मीन जो काफी आप सब जानते हैं, कमोडिटीज मार्केट में आप काम करते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। ये दोनों मार्केट में काफी डिफरेंसेस है, काफी अंतर है ये दोनों मार्केट में, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं बस ट्राई किया कि दोनों मार्केट को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर हम लोग देखेंगे कि कमोडिटीज मार्केट कैसे कैसे डिफरेंट है इक्विटी मार्केट से, इक्विटी मार्केट में जहाँ पे अंडरलाइंग जो है परपेचुअल स्टैंडर्डाइज्ड है, यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट है। स्पेशली इफ वी कंसीडर एक्सचेंजेस लाइक एनसीडीएक्स, जहाँ पे मोस्टली एग्री कमोडिटीज जहाँ पे ट्रेड होता है, एग्री कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ट्रेड होता है, तो उसमें स्टैंडर्डाइज्ड है एज पर एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन में स्टैंडर्डाइज है, और इसका एक्सपायरी डेट होता है। अगर हम लोग जीरा सोचे या फिर धनिया सोचे या फिर गुआरगाम गुआरसीड सोचे, तो इस पे काफी सारा चीजें जो है एक टाइम पीरियड के बाद वो चीजें एक्सपायर हो जाता है, जो जो फिजिकल कमोडिटीज है। तो ये एक इंटरली डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है इक्विटी मार्केट से। अगर हम लोग सप्लाई के बारे में सोचे, तो इक्विटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी मालूम है कि कितना कितना शेयर मार्केट पे आईपीओ का टाइम कितना शेयर मार्केट पे छोड़ा जा चुका है, ये सब हम लोग को मालूम है। बट अगर हम लोग कमोडिटीज के बारे में सोचे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्री कमोडिटीज, तो इसका जो है अंडरलाइंग सप्लाई अगर हम लोग सोचे तो अनसर्टेन है। हर एक साल ये वेदर के साथ साथ, क्लाइमेट के साथ साथ, या फिर बारिश कम ज्यादा के साथ साथ ये चेंज होता रहता है सप्लाई में। तो इस तरीके का चीजें हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करता है। इक्विटी में हमेशा डिमैट सेटलमेंट ही होता है, बट इन केस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स जहाँ पे फिजिकली सेटलमेंट, फिजिकल डिलीवरी में भी सेटलमेंट हो सकता है। अगर हम लोग पार्टिसिपेंट्स के बारे में सोचे, तो इक्विटी में मोस्टली रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स है, जहाँ पे कमोडिटीज में ट्रेडर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, या फिर फार्मर या फिर एफपीओस वगैरह हो सकता है। सो प्राइस के बारे में अगर हम लोग सोचे, प्राइस इज वेरी सेंसिटिव। मुझे अभी याद आ रहा है, पुनीत जी बता रहे थे कि जो अगर हम लोग जो भी एग्री कमोडिटीज के बारे में सोचे, तो हम लोग सोच सकते हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। एक्चुअल में अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचे, फॉरगेट अबाउट सेबी, फॉरगेट अबाउट एक्सचेंज, जस्ट प्रैक्टिकली सोचे, जो कमोडिटीज आज एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल चना हो, जीरा हो, या फिर धनिया हो, एक्चुअल में इस हमारे जो रेगुलर यूज में है, ये सारा चीजें है रेगुलर यूज में है, और हमारे ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को ये अफेक्ट करता है। बीइंग ए पुअर और बीइंग ए रिच पर्सन, सबका घर में ये सारे चीजें का जरूरत पड़ता है। इसके लिए इसका प्राइस सेंसिटिविटी इज वेरी हाई इन केस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। कोई इक्विटी का प्राइस गिर जाए या फिर ऊपर चढ़ जाए, जो लोग उसके ट्रेड करते हैं उनली उन्हीं लोगों को इफेक्ट करता है। बट हम लोग कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में ये सारा चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम लोग इस पे ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, बट हमारा रेगुलर चीज डेली के बारे में हम लोग अगर सोचे, तो डेली यूज में ये सारा चीजें आता है। इन दैट सेंस कमोडिटी जो डेरिवेटिव्स मार्केट है इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। ओके, तो हम लोग ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए क्यों क्या बेनिफिट्स है, ये सब आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। मैं फिर से एक बार बस रिपीट करूंगा। तो प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस रिस्क मिटिगेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके बारे में। हाउ प्राइस डिस्कवरी हेल्प्स दैट रिसीविंग प्राइस अलर्ट्स, जो आपको हर एक दिन एक्सचेंजेस से मिलता है। एक्सचेंजेस प्राइस पोलिंग करता है, और उसके बाद प्राइस डिसमिनेट होता है, या फिर टिकर बोर्ड में, या फिर आपके पास एसएमएस के थ्रू आ जाता है डेली का प्राइस। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो है बार्गेनिंग पावर, स्पेशली अगर आप फार्मर के बारे में सोचे या फिर एफपीओस के बारे में सोचे, उनके पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाता है कि एक्चुअल प्राइस जानना। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आज के डेट में अगर हम लोग देखें, तो एनसीडीएक्स एंड एमसीएक्स, ये दोनों जो प्राइमरी जो सबसे मतलब अहम रोल निभाता है इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में, जहाँ पे एनसीडीएक्स इज प्रो एग्री एंड एमसीएक्स इज प्रो मेटल एंड प्रेशियस मेटल। एमसीएक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे एनसीडीएक्स में सारा एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग होता है। अगर हम लोग एग्री कमोडिटीज के बारे में देखें, तो उसमें बहुत सारा चीजें हैं। बार्ली, कैस्टर सीड से लेकर के मेंथा ऑयल, रबर, रॉ जूट, पेपर, बाजरा, रिफाइंड सोया ऑयल, गुआर गम, गुआर सीड वगैरह है। उसी सिमिलर वे में नॉन एग्री कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक से लेकर के स्टील, ब्रश, लीड, डायमंड, नेचुरल गैस, ये सारा चीजें ट्रेड होता है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में।
ओके, जो प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी अभी, हेजर्स है या फिर स्पेकुलेटर्स है या फिर आर्बिट्रेजर्स है या फिर ब्रोकर्स है, ट्रेडिंग मेंबर्स है, इसमें और एक दो तीन चीज है जो स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ एनसीडीएक्स, इसमें WDRA और वायर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे थे एग्री कमोडिटीज के लिए, एग्री कमोडिटीज के बारे में बात कर रहे थे। एग्री कमोडिटीज जहाँ पे स्टोर्ड होता है ये जाता है वायर हाउसेज में, and that comes under the regulatory purview of WDRA। जो warehousing सर्विस प्रोवाइडर्स सारे WDRA के रेगुलेटरी purview में आता है। तो और इसमें क्वालिटी टेस्टिंग और टेस्टिंग लैब्स, जो प्राइस पूलिंग एजेंसीज, ये सारा है जो एडिशनल स्टॉक स्टेक होल्डर्स है ऑफ दिस मार्केट, बट दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल विथ रिस्पेक्ट टू कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया। तो ये सब चीज आप ऑलरेडी जानते हैं और इसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बस और एक दो चीज बताना चाहूंगा जो ऑलरेडी पुनीत जी बता रहे थे, उसे वो है डूज एंड डोंट्स के बारे में। डूज एंड डोंट्स के बारे में आप ऑलरेडी जो एक बार लास्ट प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था एनसीडीएस का, इसमें बता रहे थे कि ओनली सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स के साथ ही काम करे। बस इसमें एक दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हम फ्रॉम द सेबीज पॉइंट ऑफ व्यू, we receive a lot of complaints with respect to investment advisors and research analysts। आप सबको मालूम होगा कि सेबी के पास से रजिस्ट्रेशन लेते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जो आपको अगर आपके सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करना है बट आपको मार्केट के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट इफ यू वांट सपोज इफ यू वांट सम काइंड ऑफ सजेशन कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है जो लोग आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। बट हमारे पास जो कॉम्प्लेन्स आता है इज ऑल अबाउट अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो लोग खुद को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताते हैं या फिर ये झूठ भी बोलते हैं कि भाई हम लोग सेबी रजिस्टर्ड है, बट ये सारे चीजें झूठ होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में अगर कोई आपको बोले तो आपको पहले देखना है, सेबी के साइट में जाके देखना है सच में वो बंदा, वो जो एंटिटी है वो सेबी रजिस्टर्ड है, और उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का कुछ क्लियर गाइडलाइन है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कोई आपको कोई ये मार्केट आप सब जानते हैं। आप आज टीवी में जब भी म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टाइज आता है आप सब देखते हैं, उसमें ये बोला जाता है क्लियरली कि इट्स ऑल अबाउट मार्केट। इसमें कोई एश्योर्ड रिटर्न कोई नहीं बोल सकता। आपके पास फोन कॉल्स आता होगा कोई ये बोल कि भाई आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट करो, आपको 50% प्रॉफिट करा दूंगा वगैरह वगैरह इस तरीके का। तो ये सब में नहीं पढ़ना है बिल्कुल। ये सब में अगर ऐसा कुछ कॉल आता है, ऐसा कुछ ईमेल आता है या फिर ऐसा कुछ एसएमएस व्हाट्सएप में आता है, आपको बहुत ध्यान से इस सब के साथ डील करना है। तो आपको ओनली सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स के साथ ही सेबी रजिस्टर्ड इंटर करना है। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जानना चाहते हैं कि अगर कोई ग्रीवेंसेस हुआ, अगर कोई कंप्लेंट है तो कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सेबी में लिख के देना है क्या, ईमेल करना है, क्या करना है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, स्कोर्स के बारे में जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है जो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा, स्कोर्स करके है, SCORES। तो उसका वेबसाइट है www.scores.gov.in। यहाँ पे जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। खुद को पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कोर्स का ऐसा है, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एक्चुअल में कि आपने जो कंप्लेन किया वो कहाँ पे पहुंचा, सेबी के पास पहुंचा, सेबी ने उसको एग्जामिन किया, फिर आगे कहाँ पे फ्रॉड किया, क्या हुआ आपके कंप्लेन के साथ, ये आप एक्चुअल में ट्रैक कर सकते हो। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोर्स। तो आप सबको ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आप अभी मार्केट में काम कर रहे हो, आपको कभी कंप्लेन हो सकता है, आपका कोई ब्रोकर के अगेंस्ट में कंप्लेन हो सकता है या फिर एक्सचेंज के अगेंस्ट में कंप्लेन हो सकता है। तो आपको आप तब इस कोर्स में कंप्लेन कर सकते हो, उस कोर्स में लॉग इन करके उस कोर्स में रजिस्टर करके लॉग इन करके आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। और दो तीन और चीजें, सेबी की वेबसाइट www.sebi.gov.in जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसमें आपको जाके जैसे पुनीत जी बता रहे थे कि आपको क्या करना है, आपको सेबी का जो सर्कुलर है वो सब जानना है, आपको मार्केट में उतरने से पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जानना है, ताकि आपको कोई आपको धोखे में ना रख सके, आपके पास पूरा जानकारी होना चाहिए। investors.sebi.gov.in है,
अनदर वेबसाइट है, ये भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आप जाके बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी सेवी की हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, और ask.sevi.gov.in करके और एक ईमेल आईडी है, जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर, कोई किसी भी तरीके का असिस्टेंस के लिए यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जहाँ से आप सेवी के साथ बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई भी ग्रीवेंसेस हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप डायरेक्टली सेवी के साथ बात कर सकते हो, सेवी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात कर सकते हो। ये छोड़ के सेवी के हेड ऑफिस के अलावा भी अनदर 21 लोकल एंड रीजनल ऑफिस है इंडिया के बहुत छोटे छोटे बड़े शहरों में है। तो दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अगर आपके कुछ क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ, कोई भी पार्टिसिपेंट्स का अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। Am I audible? हाँ जी, तो किसी का कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण मैं थोड़ा सा बीत गया था सर। अगर प्रेजेंटेशन हो गया है और किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर गाइडलाइंस दे देना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों को कि आप एनसीडीएस की वेबसाइट पर हमें विजिट करें और वहाँ पे प्रोडक्ट्स, रिसर्च, सर्कुलर्स, ऐसे अन्य कई सारे टैब्स में जिसके ऊपर आपको बहुत सी जो है डाइवर्स इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और एनसीडीएस आपके लिए ऐसे ही कई जो है जो वेबिनार्स है इंफॉर्मेटिव वो लेके आता रहता है। तो आप उसको हमेशा एनरोल करते रहें और अपना इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज करते रहें। अ, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने वक्त में से थोड़ा सा समय हमें दिया, इस पूरे वेबिनार को दिया। सरकार सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ आज मौजूद रहे और सारा इंटरेक्शन हमारे साथ हुआ। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कुछ मेल आता है क्या एनसीडीएक्स से? जी 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 सर, आपको मेल आता है जहाँ पे आप फीडबैक भी हमें शेयर कर सकते हैं और ओके। हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको अगर इसी टाइप की या फिर इसमें कोर एडिशन या डिलीशन प्रकार के किस तरीके से आप हमें फीडबैक चाहते हैं हमसे, या फिर किस तरीके का इंटरेक्शन चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप हमें लिख सकते हैं, या फिर आप हमें askus@NCDS के ऊपर भी आप हमें लिख सकते हैं सर। और ये ट्रेनिंग जो आपका रहता है हाउ पीरियडिकली रहता है? सर इट्स वेरी फ्रिक्वेंट। आप देखेंगे कि आपको जैसे ये फ्लायर शेयर हुआ होगा आपके मेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे, तो बेसिकली विद इन अ मंथ वी डू यू कैन से हर हफ्ते में
मिनिमम एक एक हमारा ट्रेनिंग सेशन तो रहता ही है। तो आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी हमें फॉलो करके इस सभी के बारे में ब्रेक हो रही जानकारी है आपकी आवाज। ले सकते हैं। आप नोट हेलो जी सर, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। नहीं हाँ तो तो आप ये हमें ट्रेनिंग का सोशल मेल आया था हमको, ईमेल आया था ये ट्रेनिंग के लिए, तो जी ऐसे जी वैसे ही सब ट्रेनिंग का आएगा ना मेल्स। जी 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 सर, जी सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द ट्रेनिंग, वेरी नाइस ट्रेनिंग, थैंक इंफॉर्मेटिव। यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे।